मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक क्लास आपके साथ में पार्ट फर्स्ट है माध्यमिक परीक्षा 2023 कंट्री एग्जामिनेशन 2023 मैथमेटिक्स गणित का जो पेपर है वो आपके साथ में इसके अंदर का शेयर किया जा चुका है। तो उसमें दो क्वेश्चन लिए थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एबीसीडी है ABCD टाइप के। तो इस टाइप के राजस्थान बोर्ड के अंदर के 12 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के होते हैं सारे। और इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन होता है, उसके अंदर क्या होगा, ये रिक्स्थान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसके अंदर के साइड में सॉल्व करके और इसके अंदर के इसका आंसर देना होता है। तो एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, उसमें 6 पार्ट होते हैं, तो ये एक एक नंबर के होते हैं। तो 18 नंबर की क्लास है वो आप लोगों के साथ में पहले शेयर कर चुके हैं। आज तीसरा क्वेश्चन है, ये इसमें 12 पार्ट होते हैं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। तो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या टोटल 12 पार्ट आएंगे, तो एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन है। तो ये क्लास आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। और ये क्लासें ऐसी होती है कि इसके अंदर क्या होगा, मोर देन 95% ये बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस इससे मिलते जुलते से क्वेश्चन आते हैं। तो 2-3 सालों के पेपर आप लोगों को जैसे करवा देंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, 10th के जो एवरेज बच्चे हैं वो इसके अंदर क्या बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और अच्छे बच्चे हैं वो इसके अंदर का ही ध्यान रखिएगा, एक आधा क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आ जाता है जिसमें कहीं जल्दबाजी के अंदर क्या है, लिखने के अंदर क्या मिस्टेक हो जाती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसके अंदर आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, 100 में से 100 नंबर आए। तो मैं शिक्षक साथी उनका तहे दिल से आभारी रहूँगा जिन्होंने लगातार हर क्लास के अंदर क्या मेरा सहयोग किया है बच्चों तक पहुंचाने के अंदर, और अपने नियर बाई जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये क्लास पहुंचाने के अंदर उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है। तो हमेशा उनका मैं तहे दिल से आभारी रहूँगा। और साथ ही उन बच्चों का भी जो क्लास है उसके अंदर के समय समय पर छोटे बच्चे हैं या कम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इसके अंदर क्या क्लास है वो शेयर करते रहें। तो आज की जो क्लास है वो उसके अंदर क्या शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उनके क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके 8-8 7-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगर बनते हैं तो भी मैं साथ के अंदर के लेता जा रहा हूँ। इसलिए इसके अंदर के क्लास है वो थोड़ी सी लंबी चली जाती है, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिएगा। तो देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है 2023 का, तो इसका थर्ड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है के किस मान पर ये समीकरण युग्म दे रखे 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। इसका इंग्लिश वर्जन है, बोर्ड के अंदर जैसे क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आता है, ये आप लोगों को ध्यान है। तो फॉर विच वैल्यू ऑफ k लीनियर पेयर 3x - 2y = 0 एंड kx + 5y = 0 विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो देखिए ये टॉपिक है, ये कम्पिटिटिव पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर का राजस्थान बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है ये CBSE का आता है, इसमें इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको क्या डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो ये NCERT के अंदर का थर्ड चैप्टर है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 इक्वेशन दे रखी है, a1x + b1y + c1 = 0। और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन दे रखी है a2x + b2y + c2 = 0। अब एक चीज़ अपने छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं 8th 9th के अंदर, ax + by + c = 0। देखिए ये स्क्रीन पे लिख रहे हैं ax + by + c = 0। तो यहाँ पे देखिए x और y क्या अज्ञात राशि होगी, x और y अज्ञात राशि होगी। और a b c क्या है, ये कांस्टेंट है, अचर पद है, इनका मान 0 ± कुछ भी हो सकता है। x और y अज्ञात राशि है, और इसकी सबसे x और y की जो पावर है वो देखिएगा इसके अंदर क्या नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब पावर क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है। इसकी पावर है उसमें 1 मानी जाती है। तो 2 अज्ञात राशि x और y है, तो इसके अंदर 1 आती है समीकरण, इसकी पावर 1 होती है, तो इसको रेखिक समीकरण बोलते हैं। ये रेखिक समीकरण कहलाती है, रेखिक समीकरण, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं लीनियर इक्वेशन।
तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो ज्ञात राशि है तो रेखिक समीकरण। तो दो ज्ञात राशियों की एक घातीय समीकरण है, इसका जो लेखा चित्र ग्राफ जो होता है वो सदैव एक स्ट्रेट लाइन सरलेखा को निरूपित करता है। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो एक सरलेखा, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन या सरलेखा। तो दो ज्ञात राशियों की एक घातीय समीकरण का जो ग्राफ आता है तो ये एक सरलेखा को निरूपित करता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ज्ञात राशि दो है और इसकी सबसे बड़ी घात अगर एक होती है तो इसको लीनियर इक्वेशन या रेखिक समीकरण बोलते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखिए ये दो इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले x के गुणा के अंदर के जो वैल्यू है वो x के कोफिशिएंट हो गए। तो अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड किया जाए, इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड किया जाए, ये इसका अनुपात या रेशियो कहलाता है। यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है और नीचे देखिएगा इनको x के कोफिशिएंट है, इनको अगर आपस में डिवाइड करें तो a1/a2, ये देखिएगा a1/a2। और इसी तरह से y के जो कोफिशिएंट है, y के जो गुणांक है, इनको आपस में भाग दें तो b1/b2। साथ में आपको साइन जरूर लेना है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस जो भी है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो साथ में लगाना है। अगर ये वैल्यू दोनों अगर इक्वल नहीं होती है, ये दोनों मान अगर समान नहीं होते हैं, a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तो ये इसका जो ग्राफ आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं हिंदी के अंदर। मैं दोनों वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो भी इसके अंदर का इस क्लास को अच्छी तरह से देख पाए। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो a1/a2 और b1/b2 अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो इसका जो ग्राफ है वो आप लोगों को बताया था कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं और काटती हैं उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं इसे। और ये एक बिंदु पर काटती हैं, दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं। तो एक बिंदु पर काटती है तो इसका जो हल होता है वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल कहलाता है। ये बिंदु जो है जिस बिंदु पे काट रही है वो इसका हल कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, वो इसका हल या सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन, तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन, इसको अद्वितीय हल बोलते हैं, अद्वितीय हल। तो पेपर के अंदर इस तरह से पूछ लिया जाता है, ये दो इक्वेशन आपको जैसे दी हुई है तो इन दोनों रेखाओं के अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए अपने को कंडीशन या शर्त बतानी है, प्रतिबंध बताना है। तो आप ये लिखेंगे a1/a2 और b1/b2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो अपने को ये शर्त लिखनी है। अगर ये शर्त आपको दी हुई है तो ये किसकी शर्त है, तो आप ये लिखेंगे ये अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन की शर्त है। और हलों की संख्या अगर पूछी जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लें तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, एक बिंदु पर काटती हैं, और एक बिंदु पर काटती है तो हलों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक होगा। इसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी टाइप से देखिए दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अगर x के इंटू में जो गुणा के अंदर जो मान आ रहा है a1/a2, ये इसके गुणांक या कोफिशिएंट कहलाते हैं, जो अभी बताया था मैंने आप लोगों को। और वैसे ही y के जो कोफिशिएंट है b1/b2, और इसी तरह से x और y के अलावा जो बची हुई टर्म है ये अचरपद या कांस्टेंट टर्म्स कहलाती है। तो c1/c2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब इसमें कांस्टेंट होते हैं ना, ये अचरपद जो होते हैं उनको सारे को बराबर के एक तरफ ले आया करो आप, या तो बराबर के दोनों राइट साइड में होने चाहिए या लेफ्ट साइड में होने चाहिए, दोनों में सिमेट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट में और एक राइट में हो, तो दोनों में सिमेट्री बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर का अगर तीनों के मान जो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों मान अगर आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये जो रेखाएं होती है ये कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। तो इसको संपाती रेखाएं बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस देखिएगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस लिखा हुआ है, इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइंस, और हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं कौन सी होती है, जैसे ये रेड कलर से ये एक लाइन खींची है और दूसरी लाइन है वो इसके अंदर क्या होगा, ये येलो कलर से, पहली तो लाल शाही से खींची गई है और दूसरी इसके अंदर क्या होगा, ये पीली शाही से इसके अंदर के खींची गई है। दो रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट लाइंस।
और किसी भी रेखा पर कितने बिंदु होते हैं ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चाहे कितनी भी छोटी या कितनी बड़ी रेखा हो तो उस पर बिंदु कितने होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। और जितने बिंदु होते हैं वो इसके अंदर क्या कहलाते हैं, इसके हल कहलाते हैं। तो हमारे पास में हलों की जो संख्या होगी तो ये अपने पास में अनंत होगी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, अनंत हल होंगे। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, अगर तीनों x के y के गुणांक, x के गुणांक और जो अचर पद है तीनों का जो अनुपात है, x दोनों इक्वेशन है, इसमें x के गुणा में जो मान आ रहे हैं उनको आपस में डिवाइड करेंगे, वो इसका अनुपात कहलाता है, रेशो कहलाता है। ऐसे ही y के जो गुणा के अंदर जो कोफिशिएंट है उनको डिवाइड किया और कांस्टेंट है उनको डिवाइड किया। तो इसका जो ग्राफ है वो उसके अंदर क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी और रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो इसको कोइंसिडेंट लाइंस या संपाती रेखाएं कहते हैं। तो और किसी भी रेखा पर के अनंत बिंदु इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अनंत होगा। ये अनंत को इस तरह से लिखा जाता है। अब तीसरी स्थिति देखिएगा, अगर a1/a2 x के जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, इनको डिवाइड किया तो ये इसका अनुपात या रेशो कहलाएगा। ऐसे ही y के जो कोफिशिएंट है b1/b2 ये दोनों तो बराबर हों, और तीसरा मान क्या है c1/c2 बराबर नहीं हो। सेकंड कंडीशन देखिएगा, सेकंड कंडीशन जो लिखी है उसमें तीनों बराबर हैं। इसमें a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं है। अगर इनका जो अनुपात है, रेशो है, वो बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति आती है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, ये समानांतर रेखाएं होती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो ये पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस। और इसको हिंदी में बोलेंगे समानांतर रेखाएं। जैसे रेल की पटरी आपस में समानांतर होती है, कॉपी के अंदर जो लाइन होती है वो आपस में समानांतर होती है, तो ये समानांतर रेखाएं। और रेखाएं क्या है, किसी बिंदु पे काटती नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हलों की संख्या क्या होगी, ये शून्य होगी। तो इसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह की अपने पास आपको कंप्लीट एक क्लास है उसके अंदर का अलग से बना के आप लोगों से साथ में, पहले भी मैंने 2 क्लासें बनाई हुई है, वो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। आप अब लेटेस्ट के अंदर का आपके साथ में ये क्लासें और बना दूँगा, मैं टॉपिक वाइज बनाया करूँगा। तो उसके अंदर क्या होगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँ और आपका कम्पिटिटिव पॉइंट से बेस है वो भी मजबूत हो जाए। आप देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो इसी के ऊपर एक टेबल है, देखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने बोर्ड के अंदर, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों अलग अलग पार्ट टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो पेयर ऑफ लाइंस, ये 2 रेखाओं के युग्म दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया, देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको दे रखा है x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। तो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, x - 2y, और यहाँ पे देखिएगा कांस्टेंट क्या 0 है, तो ये इक्वेशन ऐसे होगी, x + 2y + 0, यहाँ पे ऊपर लिख लीजिएगा x - 2y और +0 = 0। तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्या होगा, x के गुणा के अंदर जो मान है वो तो 1 हो गया, ये तो a1 हो गया, और नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें x के गुणा में जो मान हो गया वो क्या हो गया, a2 हो गया। अब इस तरह से देखिएगा, पहली इक्वेशन है उसके अंदर क्या होगा, y के गुणा में जो मान आ रहा है, इनटू में मान आ रहा है, -2, तो क्या होगा, b1 हो गया। और नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर y का जो कोफिशिएंट या गुणांक जो है वो क्या होगा, b2 हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, ये जो बचा हुआ जो पद है x और y के अलावा, ये इसके अंदर इसमें टर्म है नहीं, इसका मतलब 0 होगी। तो c1 तो कितना होगा, 0 हो गया, और c2 कितना होगा, -20 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 3 मान दे रखे हैं, ये देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आपको ये शो कर रहे हैं। तो पहले में a1/a2 कितना होगा, 1/3, x का जो कोफिशिएंट है उनको आपस में डिवाइड कर दो। अब इसी तरह से b1/b2 y के जो गुणांक या कोफिशिएंट लेंगे तो -2/4, और इसी तरह से c1/c2 कितना हो गया, 0/-20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सरल कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा इसको, 1/3 तो सेम हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/2। और तीसरा मान ये अपने पास इसके अंदर का अपने को हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 आपस में क्या इक्वल नहीं है। और देखिएगा ये कंडीशन दिखा रखी है, अगर ये x के गुणांक और कोफिशिएंट और y के गुणांक है, उनके जो कोफिशिएंट उनका जो अनुपात होता है, रेशो होता है, डिवाइड करते हैं, वो इसका अनुपात या रेशो कहलाता है। अगर ये इक्वल नहीं हो तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। तो ये रेखाएं आपस में क्या होगी, पहले जो आपको अभी बताया था
ये इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और इसका हल कितने होंगे, इसको हिंदी के अंदर प्रतिच्छेदी रेखाएं ये बोलेंगे। और इसके हल कितने होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्यों एक ही बिंदु पे काटते हैं तो, और एक ही बिंदु पर जब कटते हैं तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एक कहलाता है, तो वो इसका यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल कहलाता है। हिंदी के अंदर इसको अद्वितीय हल बोल देते हैं, इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब इसी टाइप से देखिएगा सेकंड नंबर जो, तो 2x + 3y - 9 = 0 है। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, ये समीकरण दे रखी है। और दूसरी इक्वेशन समीकरण दे रखी है 4x + 6y - 18 = 0। सबसे पहले देखिएगा a1/a2, पहली लाइन जो पहला कॉलम जो है उसमें देखिएगा, तो x के गुणा के अंदर का जो मान आ रहे हैं उनको आपस में डिवाइड करो। तो a1 तो कितना हो गया, यहाँ तो 2 हो गया, नीचे 4 हो गया, तो 2/4। ऐसे ही y का जो कॉफिशिएंट है वो कितना हो गया, ऊपर तो 3 हो गया, नीचे वाले इक्वेशन में क्या होगा 6 हो गया, तो 3/6। और तीसरे वाले में देखिएगा कांस्टेंट कितना होगा, -9, साइन साथ में लेना है, -9/- 18। अब इसको अपने पास हल कर लीजिएगा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में हल करेंगे तो क्या होगा, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, इस तरह 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो तीनों मान क्या होंगे, 1/2 आगे। तो इसका मतलब ये देखिएगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या होगी, इक्वल आगे। और इक्वल आने का मतलब क्या होगा, दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी, और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती हैं। एक रेखा दी आएगी, दूसरी रेखा देखिएगा ये अलग अलग कलर से शो कर रहे हैं। एक रेखा तो रेड में शो कर दी, रेखा इसके अंदर क्या होगा, ये येलो में शो कर दी। तो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोइंसिडेंट लाइंस या संपाती रेखाएं कहते हैं। और किसी भी रेखा पर बिंदु कितने होते हैं, आपको बताया था, अनंत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो हल आएगा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, अनंत हल, अपरिमित रूप में अनंत हल होंगे। अब इसी तरह से देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, x + 2y - 4 = 0। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x + 4y - 12 = 0। तो x के इनटू में जो मान आ रहे हैं, x के गुणांक या कोफिशिएंट है, उनको आपस में डिवाइड करो। ऊपर वाले में x का कोफिशिएंट 1 है, नीचे वाले के अंदर क्या 2 है, तो 1/2। ऐसे ही y के जो गुणांक है वो क्या हो गए, दूसरा जो कॉलम है उसमें क्या, पहले वाले में a1/a2 है, a1/a2, दूसरे वाले में b1/b2 है, तो 2/4 आ गया, ये 2/4 आ गया, b1/b2 वाला, ये b1 हो गया, b2 हो गया। और इस तरह c1/c2 कौन से हैं, जिसमें x y की टर्म नहीं है उसको अचर पद या कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो -4/- 12। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो 1/2, ये तो सेम है। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, और माइनस से माइनस कट गया, और 4 एकम 4 और 4 तिये 12। तो पहला और दूसरा मान तो बराबर है, a1/a2 और b1/b2। और तीसरा मान क्या है, c1/c2 बराबर नहीं है। अब देखिएगा ये कंडीशन आ गई, x के गुणा में a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, और तीसरा मान c1/c2 इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर का ग्राफ क्या बनेगा, ये समानांतर रेखाएं बनती है, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और पैरेलल होने का मतलब क्या होगा, किसी बिंदु पे काटेंगे ही नहीं, और काटेंगे नहीं तो इसका हल क्या होगा, इसका कोई भी हल या विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन। तो हलों की संख्या पूछें तो इसमें क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसमें हलों की संख्या पूछी जाएगी तीसरे वाले में तो 0 लिखेंगे। पहले वाले में हलों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। और सेकंड नंबर है उसमें क्या होगा, संपाती रेखाओं में क्या होता है, अनंत होते हैं। और पैरेलल लाइंस होती है तो हलों की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 होते हैं। अब देखिएगा आपको जो क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा ये दो इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले a1/a2 देखिएगा, तो a1/a2 3x - 2y = 0। और इस तरह से kx + 5y = 0। इसका मतलब कांस्टेंट क्या होगा, 0 हो गया, अचर पद। तो x के जो गुणांक है उनको आपस में डिवाइड करो, तो 3/k बराबर y के जो कोफिशिएंट -2/5। और तीसरा मान क्या है, ये अपने पास इसके अंदर क्या है, अपने को लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन कौन सी आएगी, देखिए दूसरी कंडीशन आ गई, अनंत हल के लिए कंडीशन होती है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये अपने पास इसके अंदर का शर्त होती है। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरे के अंदर तो क्या 0/0 है, और अपने को k का मान निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, तीसरे वाले पार्ट को तो छोड़ ही देते हैं। अब इसको आप तिरछा गुणा कर लीजिएगा, तो -2k = 3 × 5 15 हो गया।
तो k बराबर कितना होगा, ये k बटे में 15/-2 या -2/15, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये माइनस ऊपर लगा लो, नीचे लगा लो, या इस बटे वाला जो निशान है उसकी सीध में लगा दो, कहीं भी लगा सकते हैं। -15/2 विथ नेगेटिव साइन, -15/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सीधा बस ये इतना स्टेप ही लिखना है। ये तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए, ताकि साथ में अगर किसी का किया हुआ तो उनका रिवीजन हो जाए। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन है वो इसके अंदर बनाए हैं। तो ये कम्पिटिटिव पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अनंतल के लिए ये शर्त होती है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ये टेबल के अंदर भी दे रखी है, वो अलग से भी आपके सामने लिखी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे द्विघात समीकरण, जैसे आप लोगों को बताया था, एक अज्ञात राशि है x और उसकी सबसे बड़ी पावर घात जो होती है अगर 2 होती है तो वो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और इसके लिए शर्त क्या होती है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे a ≠ 0, a ≠ 0, ये इसकी शर्त होती है। और इसका x के मान ज्ञात करते हैं, वो इसके मूल या हल कहलाते हैं, वो इसका सॉल्यूशन या रूट कहलाते हैं। तो इसके लिए आपको श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है। तो श्रीधराचार्य सूत्र, तो x बराबर, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये सूत्र आप जरूर याद कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो x बराबर -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। तो -b + -b² - 4ac का रूट आएगा वर्गमूल और अपॉन 2a, ये ध्यान रखना है। तो ये जो सूत्र होता है अपने पुरानी बुक है उसमें तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र नाम दिया हुआ है, और एनसीईआरटी की जो किताब है इसमें इसको द्विघाती सूत्र नाम दिया है, द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये लिख दीजिएगा, द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये फार्मूला हो गया। तो -b + -b² - 4ac ये रूट में आएगा और अपॉन 2a। तो ये द्विघाती सूत्र कहलाता है, द्विघाती सूत्र। एनसीईआरटी में इसको द्विघाती लिखा हुआ है, द्विघाती भी बोल सकते देते हैं, एनसीईआरटी में द्विघाती लिखा हुआ है, द्विघाती सूत्र। और इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। बस a 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है, क्योंकि a क्या अगर 0 होगा तो क्या नीचे डिवाइड 0 से नहीं कर सकते, ये चीज़ अंडरस्टूड है। अब इसी तरह से देखिएगा, एक AP समानांतर श्रेणी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, a दी है और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर d दिया है। प्रथम पद a दिया है और सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस d दिया है। तो इसका 5वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो इसका nवां पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है AP के अंदर, En बराबर, AP का nवां पद En बराबर a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। अब देखिए फर्स्ट टर्म है वो तो a है, तो a दे रखी है आपको, फर्स्ट टर्म तो a दे रखी है, और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d दे रखा है। और पद अपने को कौन सा ज्ञात करना है, 5वां पद ज्ञात करना है। इसका n बराबर क्या होगा, 5 हो गया, तो n बराबर 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5वां पद ज्ञात करना है, तो a 5, n की जगह 5 रख दीजिएगा, a 5, तो a + 5 - 1 ब्रैकेट में 5 - 1 और गुणा d। अब इसको हल कर देंगे, तो a + 5 में से 1 गया तो कितना होगा, 4, तो a + 4d, ये इसके अंदर का आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी 5th टर्म AP की समानांतर श्रेणी की 5वां पद है, वो ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये सब क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो 2 आकृतियाँ अगर होती है तो उनका अगर एक ही रूप होता है तो आपस में क्या कहलाती है, अपने पास में समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। तो इनके आकार है वो एक जैसे होने चाहिए, समान रूप होने चाहिए। आकृतियाँ छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती हैं, तो ये इसके अंदर क्या होगी, ये समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। तो समरूप आकृतियों की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। डिफाइन सिमिलर फिगर्स।
तो दो आकृतियाँ जिनके समान आकार हों परंतु समान एम आप का मतलब साइज से होना आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ये टॉपिक जब आपको कराएंगे उसमें आपको डिटेल के अंदर का मैं ये क्लियर करूँगा। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान होता है वो 1/√3 होता है। आपको ये टेबल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, बार बार अभ्यास कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू लिख लेंगे, ये लिख के और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये मान एरो यहाँ तक बढ़ाओ, ये वैल्यू पूरी लिख के और अब बराबर इक्वल टू बराबर, अब 2 इसका मान लिख देंगे 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है। अब बराबर आगे कर दो। तो ऊपर वाली संख्या को हल करेंगे तो 2 को 1 से गुणा किया 2/√3 और 1 माइनस, अब ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब ऊपर वाली संख्या तो वैसे वैसे आ जाएगी, ये जिट 2/√3। और नीचे वाली संख्या देखिएगा, इसके अंदर का एलसीएम लेके इसको हल करेंगे, तो एलसीएम लेके हल करेंगे तो 3 तो एलसीएम आ गया, तो 3 माइनस 1। अब आपने बस इसको आगे हल कर लीजिएगा, तो 2/√3 और ये बटे में कितना होगा 3 माइनस 1 2/3। अब इस तरह की जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है उसको पलट देते हैं और इंटू का निशान लगा लेते हैं। तो 2/√3 गुणा 3/2, 3/2, तो 2 से 2 कट गया। और 3 को क्या लिखते हैं, √3 गुणा √3 लिख देंगे। √3 का √3 से गुणा करते हैं 3 आता है, बट्टे में √3 है। और बीच में अगर गुणा का निशान है तो ऊपर नीचे वाली संख्या आपस में कैंसिल हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, √3 आ गया। एक इसका फॉर्मूला और होता है, आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट से ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये आगे +1 के अंदर का साइंस के अंदर का जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर इसका यूज आता है, फिजिक्स में इसका यूज आता है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा के बराबर होता है, ये tan 2 थीटा के बराबर होता है। और ऐसे ही दूसरा फार्मूला एक और होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस की जगह अगर प्लस आ जाए 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाए तो ये sin 2 थीटा के बराबर होता है, ये sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन देखिएगा आप, इसको थोड़ा सा राउंड कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे दोनों एंगल सेम होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोनों में देखो थीटा की वैल्यू सेम है, तो इसके अंदर ये बराबर क्या आएगा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का मतलब थीटा 30 हो गया, 30 का डबल करेंगे तो क्या होगा 60 आ गया। तो tan 60 और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से क्या इस तरह के जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री पे इसका मान ज्ञात करना है। तो 1 माइनस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, थीटा 60 है तो 1 माइनस cos स्क्वायर 60, इसका रूट है पूरे का वर्गमूल, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो 1 माइनस 1/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो 1 माइनस 1/4 पूरे का वर्गमूल कर लेंगे। तो 4 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अगर इसको आगे एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, तो 4 माइनस 1 और ये कितना होगा √3 और 4 का वर्गमूल, ऊपर तो 3 आ गया, 3 का वर्गमूल लेंगे तो √3 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से एक शिखर का
अवनमन कोण है वो 30 डिग्री दिया है। तो एक मीनार दे रखी है, ये देखिएगा डायग्राम, एक लाइन ऊपर की तरफ पैरेलल इसके इस तरह से। अब मीनार है वो, इसको जैसे ए बी नाम दे दिया, तो 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, जैसे मान लीजिए ये बिंदु सी है पृथ्वी के, ये सी पॉइंट है वो पृथ्वी के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, ए बी 10 मीटर है। और अवनमन कोण, ऊपर वाला जो कोण होता है ये अवनमन कोण होता है, ये अवनमन कोण, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये 30 डिग्री है। और ये कोण और नीचे इसके अंदर का यहाँ पे ये कोण जो इसको थीटा लिख देते हैं, तो ये दोनों कोण कौन से होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये एकांतर कोण हो गया। तो थीटा बराबर साइड में लिख दीजिए आप लोग, थीटा बराबर 30, ये एकांतर कोण, ये अल्टरनेट एंगल है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये एंगल है वो हाइट है, तो इसका मतलब ये अपना उसका 90 डिग्री है बी कोण, तो बी कोण है वो अपने आप में 90 डिग्री है। अब देखिएगा जो भुजा आपने को ज्ञात कर दी है और जो भुजा आपने को दी हुई है, क्वेश्चन में दिया क्या है, बिंदु, बिंदु का मतलब पृथ्वी के ऊपर ये बिंदु जो सी है, इसकी मीनार के आधार से दूरी, आधार कौन सा हो गया, बी हो गया। इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर या लंबपाद भी बोलते हैं। तो इसका मतलब आपको ये सी बी दूरी ज्ञात करनी है। तो जो दूरी अपने को दी हुई है और जो दूरी ज्ञात करनी है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिएगा। तो 10/x 10/x बराबर tan थीटा, लंब बटे आधार का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, और थीटा अपने बस इसके अंदर की 33 डिग्री, तो 10/x बराबर tan 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मान अपने को पता है, ये बार बार थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा। ये टेबल कमज़ोर बच्चे हैं वो थोड़ा सा भी अगर अभ्यास करेंगे तो बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। अपॉन x, और इसका मान कितना हो गया, 1/√3। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिएगा, तो x को 1 से गुणा किया तो क्या होगा, x को 1 से तिरछा गुणा करेंगे तो x को 1 से गुणा किया तो x आ गया, उधर साइड में कर दीजिएगा। तो x को 1 से गुणा किया तो x, तो 10√3, और ये दूरी किस में, मीटर में, तो मीटर लिख देंगे साथ में। अब इसको और आगे अगर हल करना चाहें तो 10, अब √3 का मान होता है 1.732, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगर दिया हुआ जब तो आपको वही मान लेना है, नहीं दिया तो फिर आप ये मान लेके चलेंगे। अब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10.1 अंक क्या होगा, राइट साइड में खिसक जाएगा, तो 17.32 मीटर। इसी तरह से √2 और √3 के मान मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। √2 का मान होता है 1.414, अगर आपको नहीं दिया है तो आपको ये मान लेना है। √3 का मान होता है 1.732, ये दो मान आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर आपको मान दिया हुआ जब तो वही लेना है, नहीं तो ये मान लेंगे। अब इसी टाइप से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां पार्ट है। ऊर्ध्वाधर छड़, ये इस तरह से एक छड़ दी हुई है, एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल है, एक छड़ दे रखी है, तो यहाँ पे नीचे इधर ले लीजिएगा, एक छड़ है और एक इस तरह से साइड में ले, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लेना इससे, बस ठीक है। अब छड़ तो ये ए बी होगी, ए बी तो छड़ होगी, इसको ए नाम और इसको बी नाम देते हैं जैसे, और नीचे इसको सी नाम दे दिया उधर। तो ये तो क्या होगी, छड़ होगी, ये तो छड़ होगी, हाँ ये बी तो है वो तो छड़ होगी। और नीचे इसके अंदर क्या होगी, ये इसकी छाया होगी, छड़ की छाया। ये बी सी है वो छड़ की छाया होगी, बी सी है वो छड़ की छाया, ये इसकी साइड होगी। अब इनका अनुपात क्या है, अपने को 1/√3 दिया है, तो इन दोनों को एक ही राशि से गुणा कर दीजिएगा। तो इसको x से गुणा कर दीजिएगा, तो ये तो कितना होगा, x बराबर, और ये कितना होगा, √3 × x, अनुपात बराबर नहीं, अनुपात आएगा, दो बिंदी आती है उसको अनुपात या रेशो बोलते हैं। तो एक जैसी राशि से अगर दोनों को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो राशि गुणा करते हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका सरलतम अनुपात कितना होगा, 1/√3। तो इसको तो x लिख दिया, ए बी को तो x लिख लेंगे, तो छाया तो ऊपर आ गई, नहीं सॉरी, ए बी तो क्या होगी, अपने बस का छड़ की लंबाई होगी, और इसकी छाया क्या होगी, √3x होगी, कि दोनों के अंदर अनुपात ही है। और अपने को कौन ज्ञात क्या करना है, ऊपर ए बिंदु, सी बिंदु से ए बिंदु को जब देखेंगे, सी बिंदु से ए बिंदु को देखेंगे, तो ये सी से ए का उन्नयन कोण, यह एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन,
तो थीटा कितना होगा, ये यूनियन कोण, ये एंगल ऑफ इलेवेशन ऑप्शन, ये इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, देखिएगा एंगल ऑफ इलेवेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन ऑप्शन। ये जब ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस शुरू करेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को पहले काफ़ी क्लासें बनाई हुई, अब दोबारा रिपीट करेंगे, तो कई दिन तक मैं इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप लोगों के साथ में लगातार शेयर करूँगा, कि जिनको आगे पर्टिकुलर अगर साइंस लेनी है तो उन लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ी सी लंबी कई पार्टों के अंदर कई क्लास बनाएंगे। अब देखिए जो चीज़ ज्ञात कर दी है और जो चीज़ अपने को दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन एक्स √3 इंटू एक्स बराबर क्या होगा, tan थीटा। भाई लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स एक्स काट दीजिएगा तो 1/√3, 1/√3 तो बराबर कितना होगा, tan थीटा। और 1/√3 अगर अपने पास tan है तो tan में इसका मान लिखना है, तो ये tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो यहाँ पे 1/√3 की जगह tan 30 लिख देंगे। अगर साइन है तो साइन का मान लिखेंगे, कोस है तो कोस का मान लिखेंगे, tan है तो tan का मान लिखेंगे, और दोनों साइड में क्या होगा, ये कैंसिल नहीं करते, इसको ये ध्यान रखिएगा, इसको कैंसिल नहीं किया जाता है, मतलब इसको छोड़ दिया जाता है, दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, दोनों वैल्यू एक जैसी है, तो इसके अंदर क्या होगा, थीटा इजिकल टू कितना होगा, 30 डिग्री। और ये थीटा जो होगा वो हमारे पास में सूर्य का उन्नयन कोण या उनतांश कोण कहलाता है, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन। ये उन्नयन कोण थीटा कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण, इसको उनतांश कोण भी बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर के आपके साथ में ये क्लास बनाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त बनाइए। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इसके अंदर का सर्कल ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर सिंपल कोई सर्कल ले लेंगे, कोई नाप के बनाने की जरूरत नहीं है आप लोग को, थोड़ा सा सर्कल बड़ा बना दिया करो। या क्या इसकी रेडियस है वो क्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और तथा केंद्र ओ से 5 सेमी दूरी पे पॉइंट पी है, ये सेंटर क्या होगा, इसका केंद्र ये हो गया, और इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट है वो उसके अंदर क्या है, उसको आगे ले जाइए। हाँ, इसको 5 सेंटीमीटर दूरी पर पॉइंट पी कर दिया, ये ओ से लेके पी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, ये दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 3 सेंटीमीटर को थोड़ा सा इधर काट दीजिए। और अब अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, स्पर्शिका की लंबाई याद करनी है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है ना, ये इस बार अपने पास क्या हुआ, राजस्थान बोर्ड के अंदर का हटा दिए गए, तो इसलिए इस क्लास को पहले बनाई हुई है, वो अलग से आप लोग कभी देख सकते हैं, कहेंगे तो आप इसके अंदर क्या होगा, इस क्लास को अलग से शेयर कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है वो 9th और 10th दोनों से हटा दिया गया राजस्थान बोर्ड में। तो अब इस पी पॉइंट से इसके ऊपर क्या अपने पास में टेंजेंट खींचना है, तो ये इस पर टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्शिका पी पॉइंट से वर्त के ऊपर एक स्पर्शिका खींच दीजिएगा। तो जैसे पी ए स्पर्शिका होगी, पी पॉइंट से ए बिंदु को मिला देंगे तो ये इसकी स्पर्शिका होगी। तो ये जहाँ पे टच करती है ना, यहीं तक की जो दूरी होती है वो स्पर्शिका की लंबाई कहलाती है। आगे इसको चाहे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हो गया। अब देखिएगा ये सेंटर है, इसको ए बिंदु से मिला देंगे, सेंटर को ए बिंदु से मिला देंगे। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर पेपर में ये भी पूछा हुआ है बोर्ड में, स्पर्शिका जो टेंजेंट होती है, जैसे ए पी है वो क्या होगी, स्पर्शिका टेंजेंट होगी है, इसकी लंबाई याद करनी है तो ए पी को एक्स मान लेते हैं, ए पी को एक्स मान लेते हैं, ये से लेके पी तक की जो दूरी है इसको एक्स मान लेते हैं, ये स्पर्शिका की लंबाई या लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी है। अब त्रिज्या और स्पर्श बिंदु पे खींचेगी, और केंद्र से निकलने वाली जो त्रिज्या होती है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच के अंदर कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होती है। पेपर में इस तरह से रिक्स्थान में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2021 के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो त्रिज्या और स्पर्शिका आपस में लंबवत होती है, त्रिज्या स्पर्शिका पर लंबवत होती है, यह लंब होती है, एक ही बात है, त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होती है। अब देखिएगा त्रिज्या अपने को ओ ए कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर दी है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, और ये दूरी अपने पास इसके अंदर का 5 दी है, ओ से पी तक की दूरी क्या 5 दी है। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर में अप्लाई कीजिएगा, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर।
या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, बात वही है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और ओ ए तो कितनी है, त्रिज्या 3 है, तो 3 का स्क्वायर। जो मुझे आपने ज्ञात करनी है उसको एक्स मान लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर ओ पी कितनी होगी, 5, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 16 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो एक्स बराबर क्या होगा, ये इसका रूट ले लेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, ये 4 आ गया। इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो स्पर्शिका की जो लंबाई आएगी वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर के अंदर आता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। स्पर्शिका की लंबाई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, उसको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, उसके अंदर क्या होगा, ये सिलेबस से हट चुका है, इसलिए इस क्लास को अलग से आप लोगों के साथ में पहले बनाई हुई है वो शेयर कर देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट के अंदर। बाकी नहीं तो अगर आप कहेंगे तो आपको ये इस बार सिलेबस से इसे डिलीट कर दिया गया, कंस्ट्रक्शन रचना का जो टॉपिक है, तो इसलिए इसके अंदर का इसको नहीं ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्त का वृत्तखंड उस वर्त का चतुर्थांश है। एक वर्त का वृत्तखंड उस वर्त का चतुर्थांश है, तो इसको सेक्टर बोलते हैं। तो एक वर्त की 2 त्रिज्या, जैसे पहले ही बताया था आप लोग को, एक वर्त की 2 त्रिज्या और जो चाप होता है उसके बीच का जो भाग होता है वो सेक्टर या वर्त त्रिज्या खंड कहलाता है। ये जैसे 2 त्रिज्याएं ले लिए एक वर्त की, एक वर्त की एक सर्कल है उसकी 2 त्रिज्याएं ले लिए, ओ ए रो बी, ओ ए रो बी, ये त्रिज्याएं ले लिए। ये परपेंडिकुलर दिखा दीजिए आप लोग, ओ ए रो बी, और एक ये चाप आ गया उस ओ ए रो बी। ओ तो सेंटर है, ए और बी सर्कमफ्रेंस जो परिधि है उस पर कोई 2 बिंदु है, तो ओ ए और बी ये 2 तो क्या होगी, त्रिज्याएं होगी, रेडियस होगी, और एक ये चाप हो गया, ये चाप ए से बी तक परिधि के सारे नहीं, स्ट्रेट लाइन तो कोड होगी, ए से बी तक ये चाप जो आर्क ए से बी तक, ये जो अपने पास इसके अंदर जो मान आता है ए से बी तक अपने इसकी ए के इसकी परिधि के सारे ए से बी तक जाते हैं। तो एक वर्त की 2 त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ ये जो भाग होता है, बीच वाला ये जो भाग है, ये जो भाग होता है ये त्रिज्याखंड या सेक्टर कहलाता है। कई बुक्स में इसको त्रिज्याखंड लिखते हैं, कईयों में त्रिज्याखंड लिखते हैं, तो अपने एनसीईआरटी में त्रिज्याखंड लिखा हुआ है, इसको सेक्टर बोलते हैं, ये सेक्टर कहलाता है। ए से बी तक इसकी परिधि के अलोंग जब चलते हैं, सर्कमफ्रेंस के अलोंग चलते हैं, तो ये इसके अंदर चाप कहलाता है। तो अब देखिए अपने को दिया क्या है, वर्त का त्रिज्याखंड उस वर्त का चतुर्थांश है, इसका एक पार्ट है, मतलब एक वर्त के 4 हिस्से करें तो इसका 1/4 हिस्सा है वो इसके बराबर है। तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ये सेंटर पे बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। भी चतुर्थांश का मतलब एक वर्त के 4 हिस्से करें, जैसे एक वर्त के 4 हिस्से करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये आधा हिस्सा जो होता है, एक हिस्सा, ये जो पार्ट होता है ये चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहलाता है। ये पूरा हिस्सा जो होता है ये चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहलाता है। तो आपने को पूछा गया त्रिज्याखंड के केंद्र पे बनने वाले कोण का मान बताना है, माप बताना है। तो केंद्र पे बनने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब 12th क्वेश्चन देखिएगा। एक अच्छी प्रकार से फिरती हुई 52 पत्तों की एक गड्डी है, वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो इसमें एक पत्ता है वो निकाला जाता है, वो दहला होना चाहिए। तो दहला होने की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ताश में कुल पत्ते कितने होंगे, ताश में कुल पत्ते 52। इसमें जोकर शामिल नहीं करते, वो तो कोई बाई चांस पत्ता अगर मिसप्लेस हो जाए, गुम हो जाए, तो उसके के पत्ते को ताश खराब नहीं हो, इसलिए इसके अंदर क्या उसको अपने मान लिया जाता है। और ताश में दहले के पत्ते कितने होंगे, ताश में दहले के पत्ते, ताश में 10 या इसको 10 बोलते हैं। दहले के पत्ते, दहले के पत्ते कितने होते हैं, प्रत्येक पत्ता होता है वो 4-4 होते हैं। दहले कितने होंगे, बराबर 4, बराबर 4 प्रत्येक पत्ता होता है, ये सारे 4-4 होते हैं।
तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट का मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो चीज़ अपने को ज्ञात करनी है। तो ऊपर तो जो चीज़ पूछी जाती है वो लिखते हैं, तो जो चीज़ पूछी है वो क्या पूछी है, ये उसको अनुकूल स्थिति बोलते हैं, फेवरेबल केसेस, अनुकूल स्थितियाँ, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस या अनुकूल स्थितियाँ। और नीचे क्या आता है, कुल स्थितियाँ, कुल संभावित स्थितियाँ या कुल स्थितियाँ। अब 4/52, अब इसको हल कर लीजिएगा, तो इसके अंदर कितना हुआ, 1/13 आ गया, ये आपका आंसर होगा। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर के 12 पार्ट आते हैं, ये एक नंबर के। तो ये ऐसा पार्ट है जो एक एवरेज से एवरेज बच्चा भी अगर इस तरह की जो क्लास है वो देखता रहे, इस तरह की क्लास हम लगातार मॉडल पेपर के अंदर बनाएंगे आपके साथ में लगातार लास्ट एग्ज़ाम तक। तो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी इसके अंदर का वो थोड़ा सा मनोबल बना के रखिएगा, और अच्छे बच्चे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाइएगा, कहीं कैलकुलेशन के अंदर का मिस्टेक कर दें तो उस स्थिति के अंदर का आपका 1-2 नंबर का लॉस आप कर सकते हैं, नहीं तो लॉस होता नहीं है। पेपर बहुत ईजी पेपर आता है राजस्थान बोर्ड का, सीबीएसई के कंपैरिजन के अंदर तुलना में पेपर कंपैरेटिवली ईजी आता है। तो मैं पुनः अपने शिक्षक साथियों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के बच्चे और अपने नियर बाई दूसरे स्कूलों के जो शिक्षक साथी हैं उन तक एक क्लास है वो उसके अंदर पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपने बच्चों को साथ में ये इसके अंदर का इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपका टारगेट है वो 100 से 100 मार्क्स आए, और एक एवरेज बच्चा है वो भी बार बार अगर अभ्यास करेगा तो निश्चित तौर के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। तो अपने सभी शिक्षक साथियों से इसी सहयोग की आशा के साथ में, और ये सहयोग की अपेक्षा मैं बच्चों से भी करूँगा कि वो अपने साथियों के अंदर दूर दराज है या दूसरे स्कूलों के अंदर कहीं पढ़ते हैं उन तक ये क्लास है वो पहुँचाएँ। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।